हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 35 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे तो आपको बता दूं कि जैसे हम लोग के हैं जितने इसमें संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम दिया गया है, आर्थिक घटनाक्रम दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दिया गया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया गया है, भूगोल एवं आपदा प्रबंधन दिया गया है। ठीक है, इन सभी टॉपिक को हम लोग एपिसोड के माध्यम से वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। आपको पता ही होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे, क्योंकि पिछले मैगजीन का हमने पूरे टॉपिक का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इस मैगजीन का संवैधानिक या प्रशासनिक घटनाक्रम से इन सभी टॉपिक का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें क्या था, कैदियों के मतदान का अधिकार, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, पुरानी पेंशन योजना क्या है, और भारतीय संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम क्या है, और राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियां। इस सभी से जो टॉपिक है उनका जो वीडियो है हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक होने वाला है वह आर्थिक घटनाक्रम से होने वाला है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अगर आप लोग यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और उसे दृष्टि द्वारा, ये क्या है, दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिया जाता है। ठीक है, तो जो मैगजीन प्रति माह विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड तथ्यों को मतलब सार को प्रकाशित करती है, जिसमें विभिन्न न्यूज़पेपर और विभिन्न इंटरनेशनल जो घटनाएं होती है, जो नेट पे इधर उधर से जो भी घटनाएं होती है जो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, दृष्टि क्या करती है, इन सभी को क्या करती है, एकत्रित करती है, इस मैगजीन में लाके रख देती है और इन बच्चों को तक पहुंचाने की वह कोशिश करती है, जिससे आप तक यह नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यह नॉट फॉर सेल है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट फॉर सेल है, तो ये वही बच्चे को मिलता है जो मैगजीन के स्टूडेंट है, सॉरी ये जो दृष्टि के स्टूडेंट है। ठीक है, उन्हीं को यह मैगजीन मिलता है। ठीक है, तो क्या है कि अनदर बच्चे भी हैं भारत में, तो विभिन्न क्षेत्र से बच्चे जो यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उन जो हिंदी मीडियम के खास के हैं उन तक यह पहुंच नहीं पाता है। तो हम चाहते हैं कि इस मैगजीन को यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, जिससे उन जरूरतमंदों की आवश्यकता पूरी हो सके और अपनी तैयारी में और बेहतर रंग ला सके। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं टॉपिक पे, क्या है, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक है, जो आर्थिक घटनाक्रम से है। तो रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण चर्चा में क्यों है, तो क्या है चर्चा में कि भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति यानी एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते की अनुमति दी है। ठीक है, तो यह चर्चा का विषय है और इसमें जितने भी प्रमुख बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों हुई और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न लाभ क्या हो सकते हैं, और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में क्या क्या पहल आ सकती है। ठीक है, और क्या है कि इसमें देख सकते हैं एशियाई शोधन संघ जो एसीयू क्या है, और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में किस तरह से लाभ देते हैं, इन सभी बातों को हम इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को प्लीज पूरा देखें, क्योंकि आपके लिए यह फायदा का चीज है, आपके नॉलेज का चीज है। ठीक है, जो हम यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो शब्द है आप तक नहीं पहुंच पाता है, तो हम अपनी जो इसमें जो शब्द लिखा हुआ है ना, उनकी आवाज हम अपनी आवाज से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस के जो तैयारी करते हैं, तो आपको इतना नॉलेज होगा कि इनका एनालिसिस कर सके, इसका शॉर्ट नोट बना सके, तो आप खुद अच्छे से सुने और इसका शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करें, जिससे आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो जो इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है वो प्रश्न को देख लेंगे, तो इस टॉपिक को समझने में और आसानी होगा। तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हो। ठीक है, यानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से आप क्या समझते हो, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों जरूरी है, तथा इसके विभिन्न लाभ एवं चुनौतियों पर विस्तार कीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, और रुपए जो हमारे भारतीय जो करेंसी है उसका रुपए कहा जाता है, तो उनके अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की क्या जरूरत हुई। ठीक है, और क्यों आवश्यकता हुई देख सकते हैं, और तथा इसके विभिन्न लाभ क्या हो सकते हैं और चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, इनके बारे में आप कह रहा है चर्चा करने के लिए। ठीक है,
तो देखते हैं कि इसमें सबसे पहले प्रमुख बिंदु क्या है कि एफटीपी में संशोधन के साथ चालान और निर्यात या आयात आदि का निपटान अब भारतीय रुपए में हो सकता है। अगला पॉइंट है कि इससे पहले निर्यातकों को शुल्क वापसी आदि के रूप में प्रोत्साहन केवल तभी मिलता था जब भुगतान मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानी जो है येन, ठीक है, इन सभी का करेंसी का नाम है। जैसे अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटिश का क्या है पाउंड है, और यूरो मतलब पाउंड्स भी है और यूरो भी है, और जापान का क्या है येन है, ठीक है, में होता है। तो कह रहा है कि मतलब जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो क्या है, जैसे हम अमेरिका से कोई चीज लेते हैं तो ये हमारा रुपया यहाँ चलता है भारतीय रुपए में, ठीक है, तो वहां उनको तो डॉलर में चाहिए, तो भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ ना, यही बात कह रहा है कि उसको रुपया में परिवर्तन करके हम उसे रुपया डॉलर में, रुपए को क्या है डॉलर में परिवर्तित करके हम उसको डॉलर देते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में, तो इसके बारे में क्या है कि फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी FCAC, ठीक है, का तारापुर समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रा, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया है। कौन? तारापुर समिति जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रा के रूप में घोषित किया है। कौन? फुलर कैपिटल अकाउंट कंटिबिलिटी पर, ठीक है। उसके बाद है कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण, तो यह कैसे किया गया? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है, ठीक है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण जैसे क्या हो गया कि अभी श्रीलंका में अभी खबर हुआ है कि मतलब कुछ दिन पहले अगर न्यूज देखे होंगे तो क्या है कि अब श्रीलंका कह रहा है क्या कि हम भारतीय रुपए को अपने देश में अब चलाएंगे, तो हम लोगों की यह खुशी की बात है, ठीक है। तो क्या है कि यही कह रहा है कि जब हम भारतीय सीमा के उस पार, ठीक है, जब भारतीय रुपए की क्या है रुपए की जब लेन देन आपस में करने लगे तो इस तरह से क्या है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, जिससे क्या होगा कि स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें क्या है कि आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन देन के साथ साथ पूंजी खाता लेन देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना शामिल है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि इसे पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता अपनाने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है, अर्थात स्थानीय वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में बदलने की स्वतंत्रता एवं इसकी विपरीत परिस्थितियां हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्तमान में भारत आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता और पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देता है। गौरतलब है कि चालू खाता परिवर्तनीयता घरेलू मुद्रा को किसी भी विदेशी मुद्रा और इसके विपरीत में बदलने की स्वतंत्रता या क्षमता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है। तो देखते हैं कि डॉलर का वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के कारोबार में 88.3% हिस्सा है। इसके बाद यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग का स्थान आता है। चूंकि रुपए की हिस्सेदारी मात्र 1.7% है, अतः यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। डॉलर जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है ना, अत्यधिक विशेषाधिकारों के अंतर्गत भुगतान संतुलन संकट से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने विदेशी घाटे को अपनी मुद्रा के साथ कवर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न लाभ, ठीक है। तो सीमा पार लेन देन में रुपए का उपयोग भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यापार की लागत को कम करती है, बल्कि यह व्यापार के बेहतर विकास को भी सक्षम बनाती है, ठीक है, जिससे भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। अगला पॉइंट है कि यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है, जबकि भंडार विनिमय दर की अस्थिरता को प्रतिबंधित करने और बाहरी स्थिरता
को बनाए रखने में मदद करता है। यह अर्थव्यवस्था पर एक लागत आरोपित करता है। अगला पॉइंट है कि विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को कम करने से भारत बाहरी जोखिमों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में मौद्रिक नीति सख्त होने और डॉलर को मजबूत करने के चरणों के दौरान घरेलू व्यापार की अत्यधिक विदेशी मुद्रा देनदारियों के परिणाम स्वरूप वास्तविक घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मुद्रा जोखिम के कम होने से पूंजी प्रवाह के उत्क्रमण को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। जैसे जैसे रुपए का उपयोग महत्वपूर्ण होता जाएगा, भारतीय व्यापार की सौदेबाजी की शक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भारत के वैश्विक कद और सम्मान को बढ़ाने में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से रहा कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के विभिन्न लाभ हुआ। आप अपने अच्छे से समझने की कोशिश करें और शॉर्ट नोट जरूर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादा इसको धीरे धीरे और समझाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इन सभी वर्ड शब्द है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको आप गौर से जरूर सुने और अपने शॉर्ट नोट में जरूर बनाएं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आपको भी देखना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब अभी शॉर्ट नोट की दुनिया में जाता है। ठीक है, वीडियो को कोई 10 से 15 मिनट देखना नहीं चाहता है, ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हो गया आज के समय में। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि छोटा वीडियो रहे, ताकि आप लोग भी देखें, आप लोगों की बड़ा वीडियो से वो ना हो। ठीक है, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियां क्या है? तो जैसे लाभ हम लोग देख चुके हैं, तो अब चुनौतियां भी देखते हैं, क्योंकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो भारत के पूंजी की कमी वाला देश है, यानी भारत एक पूंजी की कमी वाला देश है, बिल्कुल है ना। इसलिए इसके विकास हेतु विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। यदि इसके व्यापार का एक बड़ा हिस्सा रुपए में होगा तो अनिवासियों के पास भारतीय रुपए की शेष राशि होगी, जिसका उपयोग भारतीय संपत्ति हासिल करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा। ऐसी वित्तीय अस्थियों की बड़ी होल्डिंग बाहरी जोखिम के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है, जिसके प्रबंधन के लिए अधिक प्रभावी नीतिगत साधनों की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट है कि बाहरी लेन देन में परिवर्तनीय मुद्राओं की कम भूमिका से आरक्षित निधि में कमी आ सकती है। हालांकि भंडार की आवश्यकता भी उस सीमा तक कम हो जाएगी जिस सीमा तक व्यापार घाटे को रुपए में वित्त पोषित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि रुपए की अनिवासी होल्डिंग घरेलू वित्तीय बाजारों में बाहरी प्रोत्साहन के आगमन को बढ़ा सकती है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए वैश्विक रूप से कम जोखिम अनिवासियों को अपनी रुपए होल्डिंग्स को परिवर्तित करने और भारत से बाहर भेजने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला है हेडिंग क्या है कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहल क्या है? तो भारत में सीमा पार लेन देन के लिए व्यापार ढांचा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA 1999 द्वारा शासित होता है, यानी 1999 जो है कौन है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, वह 1999 के द्वारा यह शासित होता है। जुलाई, अगला पॉइंट है कि जुलाई है ना, जुलाई 2022 में RBI ने रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन प्रणाली शुरू की। ठीक है, जिसमें अगला पॉइंट है कि रुपए में बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा प्रदान करना, विशेषकर मसाला बॉन्ड के संदर्भ में। ठीक है, मसाला बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे इस मैगजीन में। अगर किसी मैगजीन में होगा तो जरूर आएगा मसाला बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो नहीं होगा तो हम अलग से एक इसका टॉपिक बना करके वीडियो अपलोड करेंगे। अगला है एक पॉइंट कि एशियाई समाशोधन संघ क्या है? एशियन क्लियरिंग यूनियन ACU निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं का उपयोग करने की एक योजना भी तलाश रहा है। तो आप ACU के बारे में जाने हैं यह क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेंगे। तो एशियाई समाशोधन संघ होता है ACU। इसकी स्थापना ईरान के तेहरान, जो ईरान की मुख्यालय है तेहरान, वहां किया गया था। ठीक है, जो 9 दिसंबर 1974 को क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ESCAP की पहल पर की गई थी। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका मुख्य उद्देश्य बहुपक्षीय आधार पर पात्र लेन देन के लिए सदस्य देशों के बीच भुगतान की सुविधा प्रदान करना है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और हस्तांतरण लागत के उपयोग के साथ साथ भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण वर्तमान में एसीयू के सदस्य हैं। देख सकते हैं कि एसीयू के सदस्य कौन कौन है, तो बांग्लादेश है, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण वर्तमान में इसके जो है सदस्य हैं। तो ज्यादातर ये एशियाई है, इसलिए एशियाई संशोधन है, देख सकते हैं। आगे की राह क्या है, तो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के महत्वपूर्ण लाभ है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए कुछ पूर्वापेक्षाओं की आवश्यकता होगी। अगला पॉइंट है कि एक गहन घरेलू वित्तीय बाजार और इसके बुनियादी ढांचे का विकास करना, जिसमें वित्त पोषण और जोखिम हस्तांतरण के लिए कुशल बाजार शामिल है, बाहरी झटकों और प्रभावी ढंग से अवशोषित करने के लिए यह एक पूर्व शर्त है। अगला पॉइंट है कि नीतियों, मैक्रो प्रूडेंशियल विनियमों, बाजार हस्तक्षेपों आदि के सही संयोजन के माध्यम से पूंजी प्रवाह का प्रभावी प्रबंधन, मात्रा एवं संरचना, ठीक है। उदाहरण के लिए पूंजी प्रवाह पदानुक्रम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे कम जोखिम भरा होता है, इसके बाद इक्विटी निवेश होता है, इसके बाद ऋण पूंजी होती है। इसीलिए नीतियों एवं मैक्रो प्रूडेंशियल विनियमों का पहला फोकस ऋण प्रवाह होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि भंडारण के लिए मुद्रा के रूप में रुपए की स्वीकृति में वृद्धि, अर्थात वह मुद्रा जिसमें परिसंपत्तियां आधारित है। उदाहरण के लिए अगस्त 2022 में विभिन्न देशों के पास 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ट्रेजरी प्रतिभूतियां हैं। दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं ट्रेजरी प्रतिभूतियां, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं और भी विभिन्न बिल्स होते हैं, इसके बारे में हम जरूर एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेजरी बिल क्या होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, है ना। वैश्विक व्यापार एवं वाणिज्यिक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, जिससे रुपए को व्यापार की मुद्रा के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो ये रहा आज का टॉपिक, हम लोगों ने क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं, तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा, और लाइक भी कर दे वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।